अब वो प्रकाशन का कार्य कर रही हैं। प्रकृति से उन्हें प्रेम है। बस्तर की वादियों में जिनका बचपन बीता, जवानी बीती, और अब वो नागपुर में अपना तमाम रचना कार्य कर रही हैं, प्रकाशन कार्य कर रही हैं, और बहुत सारी बातें हैं उनसे जिन्हें जानकर हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा और उनसे मिलकर निसंदेह आज का ये जो कार्यक्रम है इनसे मिलिए वो सार्थक होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो आइए स्वागत करते हैं सुश्री रीमा दीवान का। तो रीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रायपुर के स्टूडियोज में। बहुत धन्यवाद आकाशवाणी रायपुर का कि आपने स्नेह से मुझे याद किया और आज आपसे रूबरू होने का मौका मुझे मिला। बिल्कुल। तो रीमा जी, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने जिक्र किया, क्योंकि आपसे मेरी मुलाकात पहले भी यूं कहें कि बचपन से मैंने आपको देखा है और आपको कॉलेज में पढ़ते हुए देखा है, फिर रचना कर्म निभाते हुए, पत्रकारिता में जाते हुए, और अब तो आप प्रकाशन का भी कार्य कर रही हैं। तो ये जो जर्नी रही है, ये जो सफर रहा है, इसे किस तरह से आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगी? मुझे लगता है कि अगर आप में कुछ क्रियाशीलता है, रचना धर्मिता है आप में, तो वो बचपन से आपके स्वभाव में कहीं न कहीं नजर आती है। और देखिए कि शुरुआत आकाशवाणी से हुई। बालवाड़ी में जब 5वीं कक्षा में थी तो बालवाड़ी में हम जाया करते थे आकाशवाणी में, और वहां से ही अवसर मिला तो युववाणी में, और आगे अनाउंसमेंट के लिए भी मैं आई, प्रयास रहा। लेकिन कुछ न कुछ शुरू से उछल कूद मेरी होती रही, कहिए आप। स्कूल कॉलेज के जमाने से मैं विभिन्न प्रतियोगिताओं में, विभिन्न आयोजनों में शामिल होती थी। जो मेरा स्वभाव है अंतर्मुखी नहीं था, बहिर्मुखी था। तो मुझे बाहर जाना, लोगों से मिलना और लोगों से संवाद करना बहुत अच्छा लगता था, और इसी का नतीजा ये रहा कि मुझे लोगों से जुड़ने का अवसर मिला और मैं लोगों से जुड़ पाई। तो रचना कर्म में भी वो विविधता लगी, क्योंकि पत्रकारिता से मैं जुड़ी तो उस जुड़ाव के कारण एक नजरिया जो अपने आप में विकसित किया, और मुझकी पत्रकारिता के लिए जो एक दृष्टि चाहिए, आपको सारी अच्छाइयों के बीच में आपकी नजर को इस तरीके से होना चाहिए कि आप कोई त्रुटि अगर है, कोई गलती है, तो आप उसे ढूंढ सकें। बिल्कुल। तो आज वो नजरिया मुझे काम आ रहा है प्रकाशन में, कि छोटी सी भी एक प्रूफ की गलती होती तो मैं बहुत जल्दी पकड़ लेती हूँ। बिल्कुल। लेकिन रीमा जी, यहाँ हम जरूर जानना चाहेंगे, जैसा मुझे ज्ञात है आप साइंस ग्रेजुएट हैं। जी। तो उसके बाद ये जो रुझान हुआ पत्रकारिता की तरफ या साहित्य की तरफ, और इस बीच आपने शिक्षकीय कार्य भी किया है। जी हाँ। तो उसका भी आप जिक्र करें, ये कैसे ये सब संभव हुआ? शुरुआत में तो बीएससी मैथ्स मैंने किया। गणित से मुझे बहुत लगाव है और गणित मेरा प्रिय विषय रहा है, और एमएससी मैथ्स में मैंने एडमिशन भी ली। लेकिन उस समय का जो एमएससी का, उस समय का नहीं कहूंगी, एमएससी का जो गणित था, क्योंकि वो और ज्यादा गूढ़ होता गया, क्लिष्ट होता गया, तो मुझे लगा इसमें मुझे आनंद नहीं आ रहा है। मेरा जीवन से शुरू से जो ध्येय रहा, हर काम में आनंद आना चाहिए। तो पढ़ने में मुझे वो आनंद की अनुभूति नहीं हुई, तो मैंने एमएससी मैथ्स 1 महीने करके छोड़ दिया। और फिर मेरे डैडी को शौक था कि मुझे सिविल सर्विसेज में डालने के लिए, तो मैंने लोक प्रशासन से एमए किया और प्राइवेट मैंने किया, क्योंकि हमारे कॉलेज में, डिग्री कॉलेज जगदलपुर में ये विषय नहीं था। तो अंग्रेजी में मैंने किताबें पढ़ी और हिंदी में जवाब लिखे, हिंदी में एग्जाम दिया, और पूरी यूनिवर्सिटी में मैंने 2nd टॉप किया। वाह, क्या बात है। लेकिन वहां पर भी पीएससी यूपीएससी की तैयारी की जगदलपुर की लाइब्रेरी से बैठकर, लेकिन खिलंदड़ा स्वभाव था मेरा शुरू से, तो बहुत फोकस नहीं कर पाई। जैसे पीटी भी दिया था इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन फोकस नहीं रही बहुत ज्यादा। तो क्योंकि आईएएस के लिए बहुत ज्यादा तैयारी लगती है, तो होना ही नहीं था, ये तो पता ही है आपको, तो वो नहीं हुआ। लेकिन रास्ता बना पत्रकारिता के लिए। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ मुझे लगता है, क्योंकि जो जीवन के मेरे अनुभव रहे, इन्होंने हर बार मुझे एक नया सबक सिखाया। पत्रकारिता की जगदलपुर में बहुत काम किया, और भोपाल से माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मैंने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किया। लेकिन आपको पता है कि वो जो दौर था 91-92 का, लड़कियों को पेरेंट्स जो है बहुत दूर नहीं भेजा करते थे, और पत्रकारिता के लिए बाहर कहीं हम काम करने के लिए अगर जाएं तो बाहर रहना पड़ेगा। तो पिताजी ने उसकी अनुमति नहीं दी, और उस बीच में मेरिट के बेसिस पे सरकारी नौकरी लग गई स्कूल में। तो वो जो नौकरी थी दरभा
दरभा में थी और उस नौकरी में जाने का जो थ्रिल कहूंगी मैं, रोमांच जो था वो ये कि उस स्कूल में जाने के लिए प्रतिदिन जो हम रास्ता जो हमारा था वो तीरथगढ़ जलप्रपात को क्रॉस करते हुए जाता था और स्कूल के पीछे झरना एक बहता था जहां लंच ब्रेक में हम टिफिन खा सकते थे। तो प्रकृति से जो जुड़ाव और लगाव था और साथ में जो समाज सेवा की छोटी भावना है मेरे मन में, वो बच्चों को पढ़ाकर पूरी होगी, इस दृष्टि से मैंने वो नौकरी बहुत शौक से स्वीकार की और अपना 100% उस नौकरी में दिया मैंने। बिल्कुल। और मुझे याद है कि उस दौर में काफी मुश्किल होता था, दरभा जैसा बस्तर में उस जगह को मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित जगह मानी जाती बिल्कुल वो जगह। जी। बहरहाल आपका अनुभव वहां, और जैसा मैंने पहले ही जिक्र किया कि प्रकृति से जो जुड़ाव है, तो बस्तर तो प्रकृति का गढ़ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो कहीं आपको बस्तर ने प्रेरित किया ये जो साहित्य साधना की तरफ जो आप उन्मुख हुई? बिल्कुल, बस्तर से के देखिए, बस्तर में ही मेरा जन्म हुआ है, जगदलपुर में, और प्रकृति को ही देखा बचपन से, और प्रकृति प्रेम ने ही हमारे पिता को बस्तर जैसी जगह में रहने को प्रेरित किया। लुधियाना से मेरे पिता आए सिर्फ प्रकृति प्रेम के पीछे, आप सोचिए। काम तो बाद में शुरू किया पर प्रकृति प्रेम के लिए आए, और कहीं न कहीं नैसर्गिक रूप से माता पिता से प्रकृति प्रेम हमें मिला। और चित्रकूट तीरथगढ़ तो बचपन से जाते थे, और नारायणपुर का मेरा नानका है, नानी का घर। और गर्मी की छुट्टियों में जो हम वहां जाया करते थे तो जंगल में चले जाते थे, और कड़क धूप के बावजूद जंगल में जाके साइकिल से जाते थे और पेड़ में चढ़ के आम तोड़ना, छीन, कुसुम, तो बहुत अलग तरीके का अनुभव रहा। उस समय कविता दिमाग में नहीं थी, लेकिन जंगल को जाना, वो लाल चींटियों का जो अचार बस्तर में होता, उन लाल चींटियों को रेंगते हुए देखा है। और पर वो आगे चल के शायद काम आया लेखन में। और रीमा जी, जरूर ये जो सफर है और कविता ने कैसे जन्म लिया या फिर पत्रकारिता में आपने क्या किया, हम जरूर आपसे जानेंगे। लेकिन जंगल की बात हुई है, प्रकृति की बात हुई है, तो क्यों ना आपकी पसंद का एक गीत सुनते चलें, श्रोताओं को सुनाते चलें। बिल्कुल बिल्कुल, कोई एक अच्छा प्यारा सा प्रकृति से जुड़ा हुआ गीत सुनाइए। वादियां मेरा दामन, फिल्म अभिलाषा, ये गीत सुनाइए भैया आप मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर सुनवाएंगे। और जैसा कि हमने जिक्र किया प्रकृति का, वैसा ही ये गीत है। चलिए, मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं रीमा दीवान जी से, जो साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, पत्रकार हैं और तमाम प्रकाशन और अन्य विधाओं से जुड़ी हुई हैं आप। तो रीमा जी, जैसे आपसे बातचीत हुई, जैसा आपने जिक्र किया बस्तर की वादियों का, तो पत्रकारिता का कोर्स आपने किया, तो कभी ये मन में नहीं आया कि कोई अखबार ज्वाइन करना है, या फिर कभी आपने ऐसा कोई काम किया? रायपुर से ही मैंने ट्रेनिंग ली थी पत्रकारिता की, एक प्रमुख दैनिक से, और उससे मैं जुड़ी भी रही, जगदलपुर से तो जुड़ी रही। और शादी के बाद चूंकि नागपुर चली गई और नागपुर के अखबारों में मैंने प्रयास किया, लेकिन शादी के बाद चूंकि घर गृहस्थी भी होती है तो साप्ताहिक कॉलम मेरा वहां चलता था, और उसका विषय था उपन्यासों में नारी पात्र। तो एक हफ्ते में एक उपन्यास जो होता था उसको मैं पूरा पढ़ती थी, और उसकी जो नायिका है उसका चरित्र चित्रण करती थी। जैसे गोदान है तो धनिया का चरित्र चित्रण, इस तरीके से शरदचंद्र, शिवानी, प्रेमचंद, कई उपन्यास पढ़े, और वो वीकली कॉलम, साप्ताहिक कॉलम नागपुर में छपता रहा। फिर बाल बच्चों के साथ, गृहस्थी के साथ अखबार से जुड़कर काम करने की जो रुचि थी मेरी, या जो पैशन था, उसको एक विराम लग गया, क्योंकि 2 बच्चों के साथ थोड़ा कठिन हो गया। बिल्कुल, लेकिन फिर भी जो ललक थी उसे आपने इस तरह से पूरा किया, जो आप कॉलम लिखती थी। बहरहाल, ये जो लिखने का सिलसिला फिर कविता के साथ कैसे जुड़ा, और अब तो आप बहुत अच्छा लिखती हैं कविताएं, तो ये जो पहली पहल कविता कब आपके मन में जन्म लिया? जी, हम जगदलपुर में गर्ल्स स्कूल में पढ़ते थे, तो उस स्कूल में ही 10वीं क्लास में जो सबसे पहली कविता लिखी थी, तो वो तो मच्छर के ऊपर, और मलेरिया की बात अभी आपने की, तो मलेरिया के साथ में जोड़कर लवेरिया करके कविता बना दी थी, हंसी मजाक में। तो शुरुआत तो ऐसे हुई, उम्र वैसी थी, 10वीं में पढ़ते थे, कोई कच्ची उम्र थी, 15-16 साल की, तो मस्ती भरी हुई थी। लेकिन वो धीरे धीरे कविता में जो रुझान था वो अपने आप बढ़ता गया, और कुछ कविताएं मैं लिखती रही। हालांकि बहुत ज्यादा उसको प्रचारित प्रसारित नहीं किया, लेकिन जगदलपुर में वरिष्ठ कवियों के जब संपर्क में आई कई लोगों के, तो वो अखबारों में छपने लगी, और नागपुर जाकर भी छपने लगी कविताएं।
फिर मेरे पिताजी का बहुत जल्दी देहांत हो गया, तो उनके देहांत से बहुत ज्यादा मैं संवेदनशील हूँ, क्योंकि तो बहुत हम लोग दुखी थे। तो मैंने अपनी कविताओं को एक साथ संग्रहित किया और उनको डैडी को ही समर्पित किया। हम डैडी कहते थे, तो उस काव्य संग्रह का नाम डैडी ही रखा और भोपाल से उसे प्रकाशित किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से आपने मतलब अपने पिता को, और ये कहते हैं कि पुत्रियां ज्यादा समीप होती हैं पिता की, जी, तो वो आपने समर्पित किया श्रद्धांजलि एक तरह से। लेकिन अगर हम कविताओं की बात करें, कविताओं में आपके रुझान की बात करें, तो किस तरह की कविताएं लिखने का आपका मन होता था? जी, इसके बाद जैसे पिता के लिए ये जो काव्य संग्रह आया, फिर 2 बच्चे हो चुके थे, तो उसके बाद के 8-10 साल पूरा गृहस्थी में चला गया मेरा। फिर जब सोशल मीडिया का जमाना आया, तो शुरुआती तौर पे मुझे लगा कि मैं बहुत पिछड़ गई हूँ लेखन के क्षेत्र में। हाँ। तो मैंने शुरुआत हाइकुओं से की। हाइकू जो होती है, 3 पंक्ति की एक विधा होती है। जी, 5, 7 और 5 अक्षर होते हैं। टोटल 17 अक्षर की कविता होती है। अच्छा। तो उससे मैंने शुरुआत की और उससे धीरे धीरे अपना जो नहीं, लेखन में अपनी जो कुशलता है उसे बढ़ाया मैंने धीरे धीरे, और अपना आत्मविश्वास जो मेरा खो रहा था, मुझे लगा कि लेखन में मैं पिछड़ गई हूँ, उस आत्मविश्वास को मैंने दोबारा पाया। और मैंने निरंतर छोटे छोटे लेख लिखे, और जब लगा कि कलम सध रही है धीरे धीरे, फिर मेरा दूसरा काव्य संग्रह आया। और दूसरा काव्य संग्रह के बीच में ये जो कॉलम जो मैं लिखती थी, उसकी एक किताब आई, हिंदी उपन्यासों में नारी पात्र। और उसके लिए और इस काव्य संग्रह के लिए जब मैं भटकती दिल्ली तक मैं गई काव्य संग्रह के लिए, तो प्रकाशकों से मिलने में और जो खर्च बताया जा रहा था, उससे बहुत पीड़ा भी हुई कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपना एक काव्य संग्रह छपवा सके। 40-50 हजार बहुत बड़ी रकम थी एक संग्रह के लिए। तो मेरे दिल ने कहा कि अब इस उम्र में अखबार तो शायद ज्वाइन करना कठिन काम है, इतनी भागदौड़ शायद मैं न कर पाऊं, और 10-20 हजार के लिए 12-15 घंटे की नौकरी जरा कठिन काम मुझे लगा। और एक बात ये भी थी कि अपना काम चाह रही थी मैं, तो मैंने अपने प्रकाशन की नींव डाली और फिर किताबों की दुनिया में दोबारा से प्रवेश किया। बिल्कुल। तो ये जो पड़ाव आपका आया प्रकाशन का, इसको हम जरूर इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले रीमा जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो कविता है या रचना धर्म आप जो निभा रही हैं, इसमें किन रचनाकारों ने, कवियों ने आपको प्रेरित किया? क्योंकि ये कहते हैं कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी जरूरी है। जी, तो हम जरूर जानना चाहेंगे। जी, कविताएं तो मैं शुरू से ही पढ़ना बहुत पसंद करती थी। और दूसरी बात बताना चाहूंगी कि जब मैं दरभा में नौकरी कर रही थी, उस दौरान मैंने हिंदी में एमए किया, और हम प्रतिदिन टैक्सी से या बस से आया जाया करते थे, तो उसमें ही पढ़ते हुए मैंने एमए किया। और मेरा जो विशेष पेपर था वो था निराला के ऊपर। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मेरे बहुत पसंदीदा कवि रहे हैं। मैंने महादेवी वर्मा को पढ़ा है, पंत को पढ़ा है, प्रसाद को पढ़ा है, छायावादी सभी कवियों को पढ़ा है। भारतेंदु युग से शुरू करें तो काफी साहित्य पढ़ा है, हिंदी साहित्य, लेकिन निराला ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। और अभी की एक बात बताना चाहूंगी कि दिल्ली पुस्तक मेले में मैं गई हूँ, तो वहाँ कुछ कवियों ने जब मेरी रचनाएं सुनी तो उनका कहना था कि आपकी रचनाओं में निराला की झलक है। तो ये बात मुझे बहुत रोमांचित भी की, इस बात ने मुझे रोमांचित भी किया और बहुत खुशी भी मिली कि मेरे पसंदीदा कवि से मुझे जोड़ा गया। बिल्कुल। और जो हमारे पसंदीदा कवि या जो भी व्यक्तित्व होते हैं वो हमारी आत्मा को छूते हैं, और उस आत्मा से ही फिर जो निकलता है तो वो एहसास तो होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रीमा जी, यहाँ जरूर हम आगे बढ़ें इससे पहले आपकी एक कविता जरूर हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे, आपकी जो भी एक पसंदीदा कविता हो। जी जी। और प्रकृति की हमने बात की, और निराला भी प्रकृति प्रेमी थे। तो और क्योंकि निराला की बात कर रही हूँ तो निराला की तरह की हो, क्योंकि वसंत ऋतु में उनका जन्म हुआ है। वसंत पंचमी जो होती है उस दिन उनका जन्म हुआ है। तो वसंत ऋतु पर उनकी भी बहुत कविताएं हैं, और संजोग से कहूंगी मुझे वसंत ऋतु का मौसम बहुत पसंद है, और बहुत सी कविताएं हैं इस पर। मेरी संयोग है कि मुझे भी वसंत सबसे ज्यादा प्रिय। अरे क्या बात है। मुझे लगता है कवियों का तो पसंदीदा है ये, रचनाकारों का भी, और उसी पर रचना है, वसंत और फागुन की रचना है। रंगों का मौसम इसका शीर्षक है, रंगों का मौसम। स्वार्थ के रंग लिए ढूंढे हैं लोग सुख के मौसम, स्वार्थ के रंग लिए ढूंढे हैं लोग सुख के मौसम। जाने कितने मौसम बीते फागुनी नेह आंखें बिछाए
बाहें पसारे बैठा है समय के द्वार पर। जाने कितने मौसम बीते फागुनी नेह आंखें बिछाए बाहें पसारे बैठा है समय के द्वार पर। वह देखो पलाश के फूलों में नेह का रंग वैसा ही है। क्या बात। पलाश के फूलों में नेह का रंग वैसा ही है। पलाश ने बदला नहीं अपना सुर्ख रंग। एहसास का एक मखमली जादू आज भी फैला है धरा के आंचल में। एहसास का एक मखमली जादू आज भी फैला है धरा के आंचल में। देखो तो फूलों की चुनर ओढ़ धरा ने एक निश्चल हंसी। फूलों की चुनर ओढ़ धरा ने एक निश्चल हंसी हवा को उपहार में दे दी है। क्या बात है, वाह। धरा ने एक निश्चल हंसी हवा को उपहार में दे दी है। सूरज ने देख ली है शोखियाँ। सूरज ने देख ली है शोखियाँ उसको भी शरारत सूझी है। सूरज ने देख ली है शोखियाँ उसको भी शरारत सूझी है। चुपके से काट ली है चिकोटी धरा की कमर में। क्या बात। चुपके से काट ली है चिकोटी धरा की कमर में और फिर भाग गया है। क्या बात है। नेह से भर गई है धरा। नेह से भर गई है धरा। मौसम उसकी कोख में फिर से उगने लगा है। मौसम उसकी कोख में फिर से उगने लगा है। वासंती सुरूर में फाग का राग। वासंती सुरूर में फाग का राग कानों में शहद सा घुलने लगा है। कानों में शहद सा घुलने लगा है। रंगों का मौसम धीरे से धरा पर उतरने लगा है। क्या बात है। रंगों का मौसम और वसंत की बात, बहुत ही अच्छा चित्रण किया रीमा जी आपने। और निसंदेह यही जो लोग होते हैं जो सुनते हैं कविता को महसूस करते हैं, वो जो सोचते हैं कभी उसे शब्दों में पिरोना है, यही सबसे बड़ी बात है। बहरहाल बहुत साहित्य के बारे में बात हुई। जैसा आपने जिक्र किया कि बहुत ही ज्यादा पैसा लगता था जो रचनाकार हैं उनको प्रकाशन कार्य में। उस चीज को देखकर आपके मन में ऐसा जागा कि थोड़ा सा कुछ इस क्षेत्र में भी किया जाए, तो कैसे इसमें आपका आना हुआ प्रकाशन के क्षेत्र? जी, मैं दिल्ली गई थी और वहाँ पर एक काव्य गोष्ठी में शामिल होने के लिए गई थी। वहाँ मैंने कुछ प्रकाशकों से अपने काव्य संग्रह के लिए बात की, तो काफी बड़ी राशि चाहिए थी छपवाने के लिए। तो हम जब ट्रेन से लौट रहे थे तो मेरा पर्स वहाँ पर चोरी हो गया ट्रेन में। लेकिन भाग्य से हमने उसे पकड़ लिया चोर को, और मैंने उसकी वीडियो भी बना लिया क्योंकि मोबाइल हमारे हाथ में है। उस पर्स में मेरे सोने की चेन थी, क्योंकि तो रास्ते में मुझे ख्याल आया कि सोने की चेन तो कभी भी गुम हो सकती है, चोरी हो सकती है, लेकिन अगर मेरी किताब आ जाएगी या मैं कोई काम ऐसा कर पाऊंगी तो वो तो मेरे मरने के बाद भी, मेरे जाने के बाद भी रहेगा। यह सोचकर उस चेन को मैंने बेच दिया नागपुर आके, और उस पैसे से मैंने प्रकाशन की शुरुआत की। और ये था कि किसी से मदद नहीं लेनी है, परिवार से भी नहीं लेनी है, बाहर से भी नहीं लेनी है, इसलिए बिना किसी को बताए चुपचाप अपना सोना बेचा और वो काम शुरू किया प्रकाशन का। छोटी सी पूंजी लगाई। बिल्कुल, लेकिन एक महत्वपूर्ण काम है। जहां तक अगर हम देखें तो आपके पूरे सफर को, तो कहाँ साइंस से शुरुआत हुई, फिर आपने शिक्षकी कार्य भी किया, गृहिणी का भी धर्म निभाया, और बच्चों की शिक्षा दीक्षा और तमाम गृहस्थी का बोझ लेते हुए इस कार्य में आप पहुंची और रचना का धर्म भी निभाया। तो ये जो चुनौतियां थी गृहस्थी के साथ, इसको आपने कैसे, इसका समाधान कैसे किया? बच्चों के साथ शुरुआती दौर में ना कई बार बहुत तकलीफ भी होती थी कि इतना मैं बंध गई हूँ कि बच्चों को छोड़कर निकल ही नहीं पा रहे हम घर से। खाना भी बनाना है, सास ससुर को भी देखना है, परिवार को भी देखना है, ससुराल भी, मायका भी, रिश्तेदारी आना जाना। और 2 बेटे, वो भी छोटा वाला बहुत शैतान बेटा, मतलब 100 के बराबर समझ लीजिए आप। तो उस दौर में तो कुछ भी, कई बार तो मैं अखबार भी नहीं पलट पाती थी। तो लेकिन जब बच्चे बड़े हुए कुछ, तो समाधान भी बच्चों ने ही निकाला। मजे की बात कि बच्चों के स्कूल में पूछा गया कि आपकी मम्मा क्या करती हैं, और बच्चों ने जब घर आकर पूछा तो मेरे मुंह से गुस्से से ही निकला होगा, मुझे लगता है कि भाई तुम्हारी वजह से ही तो नहीं कर पाई जो इतना कुछ करना था। तो बच्चों को बड़ी ग्लानि हुई, छोटे बेटे को खासकर बहुत ग्लानि हुई, और उसने कहा कि मम्मी आज से आप सिर्फ खाना बनाएंगी, परोसने की और खिलाने की और हर छोटे मोटे कामों की जिम्मेदारी आपकी नहीं रहेगी। आप अपना काम करेंगे, आपको जो करना आप करिए, हम मदद करेंगे। वाह। और इस कदर मदद की दोनों ने
कि ये प्रकाशन की नींव जो डली, तो जो कंप्यूटर का काम है या अकाउंट खोलना है, में डालना है, सारा काम बच्चों ने मदद की। और आज 6 साल में मेरे प्रकाशन ने 100 किताबों का प्रकाशन कर लिया। 100 किताबें। बहुत खुशी की बात है और इस उपलब्धि पर हम आपको बधाई भी देते हैं। और यहीं पर रीमा जी एक और गीत सुनते हैं आपकी पसंद का, फिर उसके बाद हम अपनी जो बातचीत है उसको विराम देंगे। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि क्योंकि बहुत छोटी सी मेरी आशाएं रही, छोटी सी उम्मीद रही जीवन से। बिल्कुल। और मैं बहुत आशावादी हूँ, तो दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, ये गाना सुनना चाहूंगी। रोजा का। जी जी बिल्कुल सुना। और बहुमुखी प्रतिभा की धनी रीमा दीवान जी से। तो रीमा जी, बहुत सारी बातें हुई आपके बारे में, हमने जाना। जरूर, चूंकि आप एक महिला रचनाकार हैं, महिला प्रकाशक हैं, बहुत सारी चुनौतियों का आपने सामना किया है, तो आप अपने जैसी उन रचनाकार बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो इस क्षेत्र में जुड़ी तो हैं लेकिन चुनौतियों से कभी कभी डर जाती हैं, तो उन्हें आप कैसा हौसला देना चाहेंगी? मैंने देखा कि बहुत सी महिलाएं घर गृहस्थी के काम में, जैसे मैं भी उलझी रही, इस सत्य को मैं स्वीकार करती हूँ कि उलझी रही, लेकिन उस उलझन के बीच में भी थोड़ा सा समय में चुराती थी, क्योंकि लिखना मैंने कभी नहीं छोड़ा। क्या अपनी डायरी में कुछ लेखन, वो मैं सतत करती रही हूँ और अभी भी करती हूँ। तो थोड़ा सा समय हर महिला को अपने लिए चुराना चाहिए, और आपकी जो भी रुचि है, जो भी आपके शौक हैं, उसके लिए थोड़ा समय दीजिए। और अगर आप कविता कहानी लिखती हैं तो कहीं न कहीं उसे प्रकाशित करें। ये आकाशवाणी एक बहुत अच्छा माध्यम है, अपनी रचनाओं के प्रसारण के लिए आप आकाशवाणी आ सकती हैं और मंचों पर आप जा सकती हैं। और मुझे लगता है लिखने के लिए, छपने के लिए पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो बहुत सी महिलाओं को मैंने देखा, और महिलाओं से एक शिकायत भी है मुझे कि आप साज श्रृंगार में बहुत खर्च करती हैं, समय भी और धन भी। तो मेरा एक निवेदन भी है सबसे कि श्रृंगार से थोड़ा ऊपर उठिए, सौंदर्य से शक्ति की ओर बढ़िए, क्योंकि ये समय जो है चुनौती भरा है और हमें अपने सौंदर्य से ऊपर उठकर शक्ति का प्रदर्शन करना है। महिला अस्मिता की रक्षा भी करनी है और अपनी सृजन धर्मिता को भी दुनिया को बताना है। तो थोड़ा समय लेखन, पठन, पाठन को दीजिए, अपने सशक्तिकरण के लिए दीजिए और अपने से कमजोर महिलाओं को आगे बढ़ाने में समय दिए। बिल्कुल, ये मेरी गुजारिश है जी। महिला सशक्तिकरण की बहुत जरूरत है और निसंदेह आपका ये संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहरहाल रीमा जी, भविष्य के लिए क्या सोचती हैं? कुछ सपने हैं क्या? कुछ और करना चाहती हैं? पता नहीं, मेरी आंखें तो बहुत छोटी हैं, जैसी सभी की होती है। सपने हमेशा बहुत बड़े बड़े हो गए, छोटे से शुरू हुए पर वो बढ़ते ही गए। अभी भी बहुत से सपने हैं। जैसे शुरू से एक सपना है मेरा कि एक अखबार निकालूं। आज जबकि दौड़ जो है वो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक, हाँ डिजिटल है, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, लेकिन देखिए आपके इतने टीवी चैनल्स आ गए, इतना आपके मोबाइल में सारा कुछ आ गया, लेकिन अखबार बंद नहीं हुआ। आज भी हाँ, चाय के साथ बिल्कुल। तो ये जो अखबार आते हैं में हरे रंग से भरा, खुशियों से भरा, अच्छी खबरों से भरा, हरियाली से भरा हुआ एक अखबार निकालना चाहती हूँ। खुशियों से भरा अखबार, जिसमें कविता हो, कहानी हो और आप जिसको पढ़कर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। और मैं जी जान से जुटी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जल्द ही अच्छा अखबार में निकाल पाऊंगी। बहुत अच्छा सपना है आपका और ये सपना आपका पूरा हो। आपका जो रचना धर्म है, प्रकाशन का कार्य है, तमाम कार्यों में आप इसी तरह से मसरूफ रहें और नई नई उपलब्धियां हासिल करते रहें, यही हमारी आपके प्रति शुभकामनाएं हैं। और आज आपने इतना समय दिया आकाशवाणी रायपुर को, अपने बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में हमारे श्रोताओं को आपने बताया। इन तमाम जानकारियों के लिए रीमा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया और इतना अच्छा अवसर मुझे मिला अपनी बात कहने के लिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।